जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका एग्जाम भी 26 अप्रैल को ही है तो साथियों ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण की आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि शिक्षण की आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है। तो याद रखेंगे, इनकी प्रमुख भूमिका हो जाएंगे अधिगम का सहायक एवं मार्गदर्शक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की प्रभावी अधिगम विशेषता नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी का प्रभावी अधिगम विशेषता नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, रटने पर निर्भरता नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत से जो है संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके प्रयोजनवाद से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रयोजनवाद से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान पर आधारित है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान पर आधारित है। तो याद रख लीजिएगा, यह समस्या समाधान विधि होगा। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य है सीखने की रुचि बढ़ाना। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, सीखने की रुचि को बढ़ाना। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे चार्ट होगा। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, चार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि की प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइएगा आप कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो है आपके किसने किया था। तो किलपेट्रिक ने किया था। ऑप्शन बी सही जवाब है, किलपेट्रिक किए थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों के बीच विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। चलिए बताइएगा कि कक्षा में छात्रों के बीच विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो याद रखेंगे, चर्चा विधि। ऑप्शन बी सही जवाब है, चर्चा विधि होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षक प्रशिक्षण है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, शिक्षक प्रशिक्षण है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो यहां पे हो जाएंगे कौन से। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर
सरल से कठिन की ओर और ठोस से अमूर्त की ओर, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा को किस प्रकार की आंतरिक शक्ति माना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि अभिप्रेरणा को किस प्रकार की आंतरिक शक्ति माना जाता है। तो इनको माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक शक्ति। ऑप्शन बी सही जवाब है, मनोवैज्ञानिक शक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। तो याद रखेंगे परियोजना विधि होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, परियोजना विधि है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है। चलिए बताइएगा आप कि प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे हो जाएंगे छात्रों का अधिगम। ऑप्शन बी सही जवाब है, छात्रों का अधिगम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का मुख्य लाभ क्या है। तो ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का मुख्य लाभ क्या है। तो इनका मुख्य लाभ है सीखने को अधिक रोचक बनाना। ऑप्शन यहां पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सीखने को अधिक रोचक बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। चलिए बताइए आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो यहां पे हो जाएंगे कौन से, तो ट्यूटोरियल विधि होगा। ऑप्शन यहां पे आप लोग का सही जवाब बी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रचनावादी दृष्टिकोण में अधिगम कैसा होता है। चलिए बताइएगा आप कि रचनावादी दृष्टिकोण में अधिगम कैसा होता है। तो रचनावादी दृष्टिकोण में जो है अधिगम कैसा होता है, तो याद रख लीजिएगा विद्यार्थी स्व ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, विद्यार्थी जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो फीडबैक का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा त्रुटियों को सुधारना। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, त्रुटियों को सुधारना। आगे देखिए। क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण में ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि शिक्षण में ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। तो शिक्षण में ब्लूम का वर्गीकरण जो है अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य जो है समूह में सीखना होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, समूह में सीखना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे आपके यहाँ पे अधिगम की प्रगति का आंकलन। ऑप्शन बी सही जवाब है, अधिगम की प्रगति का आंकलन होगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है यहां पे संदेश की समझ है। ऑप्शन ए कीजिए, सही जवाब संदेश की समझ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब शिक्षक बिना शब्दों के हाव भाव और चेहरे के भाव से संदेश देता है तो वो किस प्रकार का संचार है। तो जब शिक्षक बिना शब्दों के हाव भाव और चेहरे के भाव से संदेश देता है तो वो किस प्रकार का संचार है। तो वह हो जाएंगे अमौखिक संचार। ऑप्शन बी सही जवाब है, अमौखिक संचार होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का निरंतर आदान प्रदान किस प्रकार के संचार को दर्शाता है। तो कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का निरंतर आदान प्रदान किस विचार को दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं आपके
द्विमार्गी संचार को, ऑप्शन सी सही जवाब है, द्विमार्गी संचार को दर्शाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार की प्रमुख विशेषता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार की प्रमुख विशेषता है, तो स्पष्टता हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, स्पष्टता होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि संचार में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे, संचार में फीडबैक का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है संदेश की प्रभावशीलता का पता लगना, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है और अगला क्वेश्चन है कि जब संचार में भाषा की कठिनाई के कारण संदेश समझ में नहीं आता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब संचार में भाषा की कठिनाई के कारण संदेश समझ में नहीं आता तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भाषाई बाधा, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, भाषाई बाधा कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि कक्षा में अत्यधिक शोर के कारण संचार बाधित होना किस प्रकार की बाधा है। तो कक्षा में अत्यधिक शोर के कारण संचार बाधित होना किस प्रकार की बाधा है, तो ये हो जाएंगे भौतिक बाधा, ऑप्शन सी सही जवाब है, भौतिक बाधा होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब छात्र शिक्षक के संदेश को अपने पूर्वग्रहों के आधार पर समझते हैं तो यह किस प्रकार की बाधा है। तो याद रख लीजिएगा कि जब छात्र शिक्षक के संदेशों को अपने पूर्वग्रह के आधार पर समझते हैं तो यह किस प्रकार की बाधा है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे किस प्रकार की बाधा, तो मनोवैज्ञानिक बाधा माने जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभावी कक्षा संचार के लिए शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रभावी कक्षा संचार के लिए शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो इनको करना चाहिए सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि सामूहिक संचार का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। चलिए बताइएगा कि सामूहिक संचार का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे टेलीविजन प्रसारण, ऑप्शन बी सही जवाब है, टेलीविजन प्रसारण है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ क्या है। तो संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ क्या होगा। तो संचार प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ होता है संदेश को प्रतीकों में बदलना, ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। तो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ होता है संदेश को समझाना, ऑप्शन बी सही जवाब है, संदेशों को समझाना। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि कक्षा संचार को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो कक्षा संचार को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इनको छात्रों की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि अमौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है। तो अमौखिक संचार का उदाहरण कौन सा होगा, तो अमौखिक संचार का उदाहरण जो है शारीरिक हाव भाव होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, शारीरिक हाव भाव है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि संचार में शोर का क्या अर्थ है। तो संचार में शोर का जो अर्थ होता है यह संचार में बाधा होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, संचार में बाधा होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।